नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। जैसे जैसे थोड़ा मौसम में बदलाव आ रहा है और उसे देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं, या यूं कहें कि राजनीतिक पारा, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। और आज की बात करें तो अब उपचुनाव को लेकर के अभी लखीमपुर सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर थीं, लेकिन उससे पहले अब बात करें तो अभी की और अब आज इस तरीके से उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ। जी हां, अब मैनपुरी की बात करें और इसी के साथ साथ अगर दूसरी सीट की भी बात करें तो लगातार जो रामपुर की जो विधानसभा सीट पर ऐलान हुआ और उसके साथ ही अब एक बार फिर से सरगर्मियां जोरों पर हैं। और अब आपको बता दें कि 5 दिसंबर को चुनाव होगा, मतदान, और 8 तारीख को होगी मतगणना। तो 8 तारीख को लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी, या यूं कहें कि तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए परंपरागत सीटों को लेकर के अपनी जो जीत की जो लय है उसको बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। तो समाजवादी पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौती है और बीजेपी का क्या कुछ प्लान है, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन पूरे मनोयोग के साथ, पूरे जनभावना और जनसेवा के साथ कार्य करती है, जनता के बीच रहती है। इसी वजह से जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है। जहां तक बात कही आपने गढ़ की, तो उत्तर प्रदेश में ना अब कोई गढ़ रह गया है, ना कोई किला रह गया है। विपक्ष का जो रवैया है, जिस तरह से उनकी उदासीनता है, जनता से जो उनकी दूरी है, वो उनके लिए घातक साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है और वहां पर उपचुनाव होंगे और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ वहां पर चुनाव जीतने का काम होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से किसके सामने क्या चुनौती है, क्या कुछ बी प्लान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जीत की लय को बरकरार रखना समाजवादी पार्टी के लिए, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ विद्या गौतम जी हैं, बीएसपी प्रवक्ता। विद्या गौतम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आऊंगा मनोज जी के पास। मनोज जी, जब हम समाजवादी पार्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, उपचुनाव का ऐलान होते ही किस तरीके से अब रामपुर की बात करें, मैनपुरी की बात करें, दोनों ही सीटें आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, या यूं कहें कि प्रतिष्ठा का सबब है। क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से अंतर्गत पढ़ेंगे, कौन सा प्रत्याशी खड़ा करेंगे, जनता जानना चाह रही है। देखिए, प्रत्याशी की बात है तो आदरणीय हमारा नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम सारे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे और वो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा जो बाइट आई उस पर आया कि 24 घंटे 365 दिन ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। पता नहीं सोते जगते खाते पीते कम है, ये सिर्फ चुनाव 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 ही चला करता है। अच्छा चलिए, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, 24 घंटा 365 दिन काम करना भी चाहिए राजनीतिक दलों को। लेकिन सरकार का काम कब किया जाएगा? भाई ये तो संगठन की भी जिम्मेदारी है ना, ये सरकार को समय समय पे चेताती रहे कि 15 तारीख 15 नवंबर गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, अब ये कौन बताएगा? बीजेपी के संगठन के लोग अगर नहीं बताएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश की हालत बदतर बनती चली जाएगी। तो मैं इसलिए मैंने ये रिएक्शन दिया। मैं आता हूँ मैनपुरी चुनाव पे। देखिए, वो परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट रही है। आदरणीय नेताजी इस देश के समाजवादी विचारधारा के और इस देश की राजनीति के एक बड़े राजनेता के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। तो इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। बीजेपी अगर किसी गफलत में है
कि हम आजमगढ़ की तरह कुछ कर लेंगे या रामपुर की तरह कुछ कर लेंगे। तो ऐसे सपने अगर सजोने का उसका मन है तो वो सजो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी मैनपुरी का उपचुनाव लोकसभा का बेहतर अंतर से, और मेरे ख्याल से जितना रिकॉर्ड आदरणीय नेताजी को मिला होगा उससे भी बड़ा रिकॉर्ड इस बार कायम होगा, क्योंकि वो सच्ची श्रद्धांजलि मैनपुरी की जनता, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उस मैनपुरी को दिया, पूरी अपनी राजनीतिक संघर्ष और अपनी पूरी जो भी वो कर सकते थे उस क्षेत्र के लिए उन्होंने किया, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि मेरे ख्याल से मैनपुरी की जनता सबसे मतलब विश्व रिकॉर्ड वाला मत जो बनेगा कि एक नेता को श्रद्धांजलि के रूप में वहां की जनता ने जिताया, इस पे बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को कुछ कहना नहीं है। हाँ, बीजेपी अगर कुछ अपना अथक प्रयास करना चाहती है, किसी बड़े नेता को लाना चाहती है, जुड़ गई तो है वो जरूर बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साक्षी दिवाकर जी। साक्षी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने मनोज जी की बात सुनी, मैंने मैनपुरी के सियासी वारिस कौन होगा सवाल पूछा, मुलायम की विरासत कौन संभालेगा, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज चर्चा का विषय है, जिनका सवाल मैं आपसे चाहूंगा। मनोज जी से मैंने अभी सवाल किया तो वो पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है अब ना ही कोई गढ़ रह गया ना आप लोगों का कोई किला रह गया समाजवादी पार्टी का। जरा आपकी टिप्पणी चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी हाल ही में 2022 में भी उपचुनाव हुए थे जिसमें आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव हुए थे और ये भी गढ़ माने जाते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन किस तरीके से वहां पे हार हुई हम सबने देखा। देखिए, जब जनता मन बना लेती है तो कोई गढ़ नहीं रह जाता। 2017 के बाद से मानसिकता बदली है जनता ने अपनी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जिस प्रकार की रही है, जनता का मन जीतने, दिल जीतने में कामयाब हुई है। यही कारण है कि लगातार हमें जीत मिलती जा रही है, चाहे वो इनका गढ़ हो चाहे हमारा गढ़ हो। और वही दो अभी जब चुनाव होगा उपचुनाव, इसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। अभी मैं थोड़ा आंकड़े देख रही थी कि 2019 में कितने वोट से सपा की सीट निकली थी, तो जब मैं वोट के आंकड़े देख रही थी 2009 से 2014 में बहुत बड़े अंतर से जीती थी। जो आंकड़े थे उसमें काफी अंतर आया था, लेकिन 2019 के चुनाव में बहुत कम 90,000 वोटों से लगभग जीती है। माननीय मुलायम सिंह जी को जब 90,000 उनके लिए ना के बराबर माना जा सकता है। तो जिस तरीके की कार्यशैली हमने सपा की देखी है 2017 के बाद से, कि जब तक माननीय मुलायम सिंह जी जीवित थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सबको इकट्ठा करके रखा, लेकिन जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली है उसके बाद से एक बिखराव हो गया है पार्टी में, परिवार में भी और पार्टी में भी। तो उसके वजह से भी बहुत बड़ा एक अंतर आएगा और मुझे पूरा विश्वास है 2022 में भारतीय जनता पार्टी। साक्षी जी, जो आप आंकड़े लेकर के आई हैं पिछले चुनावों को लेकर के, लेकिन यहाँ पर अब हालात अलग हैं, परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, खास करके जब मैं मैनपुरी सीट के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, क्योंकि सहानुभूति फैक्टर एक बहुत अहम फैक्टर है। आप भी शायद मानती होंगी इस चीज को। जी देखिए, बिल्कुल मैं सहानुभूति के लिए बहुत बड़ा फैक्टर मानती हूँ, लेकिन जनता आजकल जागरूक हो चुकी है, उसे मालूम है उसका अच्छा बुरा किसमें है। देखिए, जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे पेट नहीं पलता, नौकरी नहीं मिलती, सुरक्षा नहीं मिलती। तो अगर उस आधार पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। अभी जो हमने देखा था आजमगढ़ और रामपुर में कोई छोटी मोटी सीट नहीं थी, ये भी इनका गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से इनका गढ़ ध्वस्त हुआ, वही विश्वास मुझे इस उपचुनाव में भी है कि इस बार भी हमारी ही जीत पक्की होगी। चलिए, आप अपनी जीत को लेकर के पूरी आश्वस्त नजर आ रही पूरी तरीके से। एक बार प्रियंका जी की तरफ रुख करते हैं। प्रियंका जी, उपचुनाव से क्या खास दूरी? नहीं, जैसा कि आपको पता ही है कि मैनपुरी की सीट पर जो है हमेशा से हम लोग कैंडिडेट नहीं देते हैं, पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव की जब बात करती है तो मुजफ्फरपुर में इनके जो विधायक है विक्रम सैनी जी, वो 1 महीने से उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, पर फिर भी वहां पर उपचुनाव की बात क्यों नहीं करती। अभी यहाँ पर साक्षी जी बड़े बड़े वादे कर रही थी, रोजगार की बात कर रही थी, शिक्षा की बात कर रही थी, स्वास्थ्य की बात कर रही थी, पर आप जरा बताएंगे ये कितना रोजगार दिया है, शिक्षा में कितनी जो है स्थिति हमारी सुधरी है, स्वास्थ्य का हालात ये है कि आए दिन इनके हेल्थ मिनिस्टर ही जाकर अस्पताल में जो है जितनी भी गड़बड़ियां चल रही उनको पकड़ते हैं। तो कुछ तो सुधार हुआ नहीं है ना उत्तर प्रदेश में। आप चुनाव जीतने की बात करती हैं, आपको पता है कि सत्ता और धन और बल का प्रयोग करके जिस तरह से आप चुनाव जीत रहे हैं वो पूरी जनता देख रही है, पर आपका भ्रष्टाचार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, ए से लेके बी तक, जितने जेड तक जो भी डिपार्टमेंट है,
सब जितने भी है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो बात आप वो करिए कि जो जनता के मुद्दों की है। आप कैसे चुनाव जीतने की बात करते हैं? आप धन और बल पर चुनाव जीतने की बात करते हैं। आप जो है जितना सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, जितना संस्थाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, उसको दुरुपयोग करके आप जीतने की बात करते हैं। अगर चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से कराया जाए तो इन्हें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। और अब इनके वो हालात रहे भी नहीं है। जो ये वादे किए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, वो भी आपने खुद कह दिया कि वो तो जुमला था, प्रधानमंत्री जी ने बोला था। गंगा नदी की सफाई की बात इन्होंने कैसे बोली कि मां गंगा ने बुलाया है, पर क्या किया आपने? उसका जितना फंड था वो तो सब कहाँ जा रहा है? वो तो मूल्यांकन कर रही हैं प्रियंका जी, जितना आप असेसमेंट कर रही हैं, अगर रामपुर की सीट को लेकर के अगर मैं आपसे करूं कि एक समय जिस तरीके से अब हम जब आजम खान के गढ़ को लेकर के बात करते हैं, आज हम सवाल कर रहे हैं कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा। एक समय था जब इसी बीच कांग्रेस भी वहां पर जीती थी, आप अपनी जीत की लय को बरकरार नहीं रखने पाए। आपके पास इतनी चुनौतियां हैं और आप सुझाव कांग्रेस लगातार दे रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस सिर्फ सुझाव ही नहीं दे रही है। हाँ। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, जो लगातार अनवरत धूप सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देख रही है और चलते ही चले जा रहे हैं राहुल गांधी। और उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत को जोड़ने का उद्देश्य है। भारत में जो जिस तरह की दूरियां बना दी गई हैं एक समाज के बीच में, वो दूरियां कम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आम आदमी के मुद्दे, चाहे वो रेडी पट्टी वाला हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो कोई छोटा सा जो है एम्प्लॉय हो, हर सबके सवाल, सबके जो उम्मीदें हैं जो सरकार से रही होंगी, उन सारी उम्मीदों पर किस तरह से पानी फेर रही है सरकार, वो सारी चीजें सामने आ रही है। आप देखिए किस तरह से जनता उनसे जुड़ रही है, अपने मुद्दे उठा रही है। तो आप ये तो बिल्कुल मत कहिए कि हम जो है सिर्फ चुनावों से दूरियां, हम चुनावों से दूरियां बना सकते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक उद्देश्य नहीं बल्कि भारत जोड़ने के उद्देश्य से निकले हुए हैं। भारत जोड़ने के उद्देश्य से आप लोग निकले, टूटे हुए भारत को एक और हमारा देखिए जिस तरह से आप संगठन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है। जी चलिए, मैं एक बार विद्या गौतम जी के पास आ रहा हूँ। विद्या गौतम और साथ में संगठन की अगर बात करें, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, संगठन की भी बात करेंगे और आगे क्या कुछ आपकी नीति है, क्या कुछ रणनीति है, उस पर भी मैं बात करूंगा। विद्या गौतम जी, देखिए, कोई भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है, कोई गढ़ में जीत का दावा कर रहा है, आप लोग क्या दावा कर रहे हैं, जरा बताइए। उपचुनाव में क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस की भी हमने सुनी, सपा की भी सुनी और भाजपा की भी बातें हमने सुनी। ये जो लोकतंत्र है सर, ये लोकतंत्र बहुत सारे लोगों से मिलकर के बना है, जनता की एक आवाज बनी है। भाजपा की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर के हम और आप सब देख भी रहे हैं लगातार, जिस तरह से अपना विकास, सबका विकास, कहने के लिए सबका साथ सबका विकास है, लेकिन अपना ही विकास हो रहा है। तो जनता सब कुछ जान समझ रही। बात आती है मैनपुरी चुनाव की। मैनपुरी जो चुनाव है, क्योंकि नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा वहाँ लगातार जीतती रही है और जीतने का दम भी रखती है, क्योंकि उन्होंने वहां अपना क्षेत्र बनाया हुआ है। गढ़, अभी आप लोग कह रहे थे, तो कई उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां गढ़ सच में खत्म नहीं होता, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब हम बात आते हैं अपनी बीएसपी पार्टी की। बीएसपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को, सिद्धांतों को साथ में रख के चलती है। अभी माननीय बहन जी ने मुद्दा उठाया था जिस पे लगातार, क्योंकि ये भाजपा की नीति रही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर आप राजनीति करिए और खूब चलेगी आपकी, और चल भी रही, बढ़िया चल रही। इन्होंने जिस तरह से मदरसों को लेकर के माननीय बहन जी ने बहुत सारे सवाल खड़े करे कि लोग मदरसे अपने उससे बनाते, अपने पैसों से, अपने चंदे से बनाते हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, और उसके बाद में वहाँ के कर्मचारियों को, लोगों को तंग कर रहे हैं, जो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है। तो इस तरह के तमाम ऐसे सामाजिक और ऐसे मुद्दे हैं, जनता की आवाज जिसको बहन जी उठा रही, हमारे कार्यकर्ता उठा रहे। रही मैनपुरी की बात, मैनपुरी इलेक्शन में आपने जैसे कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो सहानुभूति का वोट तो रहेगा, मैं ये नहीं कहती, उससे इनकार भी नहीं करती हूँ। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी परिवार में, खेमे में एक फूट पड़ी हुई है। कोई कहता है मैं लड़ूंगा, तो किसी को अखिलेश भाई मनाते हैं, तो किसी को शिवपाल जी मनाते हैं, तो कभी शिवपाल जी रूठ जाते हैं, तो कभी कोई और रूठ जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता को अब लगेगा कि नेताजी तो चले गए, अब कौन? तो जनता जो भी वहां पे करेगी, सोच समझ के करेगी और निर्णय बताएंगे। रही बात हमारी पार्टी की, बसपा की, तो बसपा बहन जी जिसको भी आदेश करेंगे, हम सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा चुनाव तो आप लोग लड़ाएंगे। लेकिन आजमगढ़ के उपचुनाव में देखा था कैसे लास्ट टाइम पे आप लोगों ने खेला कर दिया था। वही फिर बात सिद्धांतों की करती है बड़ी बड़ी, और उन्हीं सिद्धांतों के साथ खेल जाती है पार्टी।
आजमगढ़ चुनाव हमने बहुत मजबूती के साथ लड़ा, ऐसा तो नहीं है कि हमने मजबूती के साथ नहीं लड़ा। आजमगढ़ चुनाव में अब अगर लगता है कि लोगों को हमने सिद्धांतों से कोई समझौता किया तो उस पर खुल के बात होनी चाहिए कि क्या हमने सिद्धांतों का समझौता किया। चुनाव लड़े, चुनाव की पूरी मेहनत करी, जीत हार तो समय की बात होती है जी। लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशी के चयन को लेकर के आप लोगों की जो दूरदर्शिता नजर आई वो सबने देखी। चलिए मैं एक बार दिलीप यशवर्धन जी के पास आ रहा हूं। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी और आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर के। तारीखों के ऐलान के बाद ही अब सवाल यह है कि रामपुर में कैसे बचेगी सपा की विरासत और आजम की सियासत अब कौन संभालेगा। वहीं अगर मैनपुरी सीट की बात करें तो किस तरीके से परंपरागत सीट है, कैसे इसकी साख बचेगी। जरा सबसे पहले मैं आपका एक असेसमेंट सुनना चाहूंगा। आलोक जी, भारत देश में चुनाव जो है वो वास्तविक मुद्दों के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। धर्म है, जाति है, उसमें एक इमोशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इमोशंस के ऊपर भी यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। जो मुलायम सिंह जी की सीट है, नो डाउट मुलायम सिंह जी एक लोकप्रिय नेता थे, उनका गढ़ है, उनकी परंपरागत सीट है, उनके घर की सीट है। तो मेरा अपना मानना है कि इस बार सिंपैथी वोट इतना ज्यादा होगा कि वो सीट वहां समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और के खाते में जाएगी नहीं, क्योंकि वहां पर आदमी समाजवादी पार्टी को और मुलायम सिंह को वोट देगा, वो कैंडिडेट को देख करके वोट नहीं देगा। क्योंकि जनता मुलायम सिंह के नाम पर जो भी कैंपेनिंग वहां पर समाजवादी के द्वारा की जाएगी, अखिलेश यादव के द्वारा की जाएगी, वो मुलायम सिंह जी के नाम पर करी जाएगी। तो वहां जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है वो सीट तो समाजवादी पार्टी के खेमे में ही जानी है एनी हाउ, चाहे बाकी पार्टियां जितना दम लगा लें, जितना जोर लगा लें, जितने भी वहां पर अपनी कसरतें कर रही हैं वो कर लें। सिंपैथी वोट के नाते वो सीट मुलायम सिंह की थी और वो मुलायम सिंह जी की ही रहेगी। अब रही बात रामपुर की सीट, रामपुर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के जाने के सिंपैथी वोट को इनकैश कराने की कोशिश करेगी, लेकिन वहां पर ये फैक्टर उतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर जो आजम खान है उनकी अपनी व्यक्तिगत साख भी है। व्यक्तिगत साख वहां पर दिन गिरती चली जा रही है, तो जाहिर सी बात है वहां उनकी साख टकराएगी और मुलायम सिंह की जो सिंपैथी वोट है वो वहां पर बढ़ेंगे, दोनों में टक्कर होगी। टक्कर होने के नाते जो बाकी पार्टियां हैं वो क्या फैक्टर खेल करके अपनी सीट निकाल सकती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल दो में से एक सीट तो मुलायम सिंह जी की रहेगी। जी चलिए, ये सवाल मुझे लगता है मैं इसका जवाब साक्षी जी के पास है। साक्षी जी, जिस तरीके से आप लोग ना गढ़ रहेगा ना किला, इस तरीके से, लेकिन मैनपुरी के लिए देखिए अब वहां पर अब ट्राई करना ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए मेहनत कहीं और की जाए। खास करके अगर रामपुर में बात करी जाए तो वहां तो कुछ परिणाम बदल भी सकते हैं, लेकिन मैनपुरी में सहानुभूति फैक्टर ही चलेगा। देखिए, सहानुभूति फैक्टर से कोई अभी मना नहीं कर रहा है। यहाँ पे नेताजी एक बहुत बड़े करके राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हम सब चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं और उस पर बराबर की मेहनत करते हैं। और हमारा काम मेहनत करना है। जनता जिसे जिताएगी वो बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेहनत करने में कहीं से कहीं तक असर नहीं छोड़ती है और उसका निर्णय भी हमारे लिए अभी तक पॉजिटिव देखने को मिला है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि आप लोग मेहनत करने से नहीं चूकते, मेहनत कहीं और करें तो बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मैनपुरी सीट इतनी जीत की लहर के बावजूद भी अपनी सीट नहीं बचा पाई बीजेपी मैनपुरी जैसी जगह पर। लेकिन इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। बीच में जी आलोक जी, लेकिन 2014 से 2019 के बीच में 2.5 लाख वोटों का जो अंतर आया है वो हमारी मेहनत की वजह से ही कम हुआ था उनका। तो मेहनत करने से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती और हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वो हमारे लिए पॉजिटिव आएगा। जी मनोज जी, देखिए अब इस राह पर चल रही, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल, मेहनत मेहनत मेहनत, इतनी बार मेहनत आ गया कि मुझे मेहनत करनी पड़ गई कि मैं इनके इतिहास में चला जाऊं। जब बीजेपी 14 साल वनवास में रही उत्तर प्रदेश में, तो क्या मतलब ये आरएसएस के लोगों को उनकी नाकामी गिना रही हैं बैठी बीजेपी प्रवक्ता? ये 14 साल क्या मेहनत नहीं कर रहे थे क्या आप? इतने लंबे समय से आपकी राजनीतिक दल में थी व्यवस्था, तो क्या आप मेहनत नहीं कर रहे थे क्या? तब भी तो आप मेहनत कर रहे थे, अटल जी के टाइम में भी मेहनत कर रहे थे, राजनाथ जी के बाद भी उत्तर प्रदेश में लगातार मेहनत हो रही थी, कल्याण सिंह के भी बात होती, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे थे। परिणाम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि डबल इंजन की सरकार वाला चक्कर नहीं था ना, और राजनीति की सारी पराकाष्ठाओं को तोड़ के, सारे सिद्धांतों को तोड़ के,
सारी संस्थाओं को झुका के, इस तरह कभी किसी दल ने राजनीति की ही नहीं। आप इसलिए सफलता का मूल मंत्र बनाए हुए हैं, मेहनत मेहनत बेमतलब कहती हैं। ये कहिए एक शब्द, हम चुनाव आयोग को, पुलिस प्रशासन को, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, मास्टर तक सबको साक्षात 90 डिग्री में झुका देते हैं। और अगर नहीं झुकते हैं तो उनका नाम काट देते हैं, नहीं नाम काटते तो उनका हम छुट्टी पे उनको भेज देते हैं। अगर थोड़ा सा भी ईमानदार अधिकारी होगा तो आप तत्काल उसको 1 महीने की छुट्टी भेज देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत नहीं दिखेगी उस वक्त। तो आप इस तरह की मेहनत ना करें। लेकिन एक उदाहरण दूंगा मैं, जल्दी से, जी, बड़ा बेहतर है। एक हमारे देश में शब्द है असुर, हमने ग्रंथों में पढ़ा है। तो जो असुर प्रवृत्ति होती है, वो कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, उसका पेट नहीं भरता है। तो ये बीजेपी असुर प्रवृत्ति का राजनीतिक दल है। इसको सिर्फ भक्षण करना है, अपना पेट भरना है। इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या नहीं हो रहा है, जब हम बात राजनीति करेंगे तो फिर बात भस्मासुर की भी करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए जल्दी से, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी, लेकिन राजनीति का भस्मासुर कौन है? जी चलिए साक्षी जी जल्दी से। अब ये आरोप सीधा सीधा लगता आया है, समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर के उपचुनाव जो हुए तो उसमें भी ये साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन अपने कब्जे में लेकर के जीत हासिल की जा रही है और लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे साक्षी जी। देखिए, जब चुनाव में ये लोग जीत जाते हैं तो ये बोल देते हैं ईवीएम सही थी, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो ईवीएम पे सारा सब कसूर ईवीएम का कर देते हैं। तो ये लोग की पहले की रणनीति रही है। 2 सीटों से अगर सेंट्रल की बात की जाए, 2 सीटों से अगर फुल बहुमत की सरकार बनाई है तो जब हम वोट लगाते हैं तो आप कुछ और कर देती हैं। जब हम चुनाव जीत रहे होते हैं तो आपका डीएम 140, 261, 265, 365 इससे हमको हरा देता है। अरे हम क्या क्या रखा है। देखिए, राक्षस प्रवृत्ति को लड़ने के लिए उस प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा। आप सब असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर तरफ से बेईमानी करने पुत्र आते हैं। क्या क्या रखा है। चलिए सुनेंगे साक्षी जी को, सुन तो लेंगे। आपने सवाल उठाया है तो अब साक्षी जी को जवाब तो देने दीजिए। साक्षी जी को जवाब, साक्षी जी अपनी बात रखिए जल्दी से। अरे आपने सवाल किया है तो सवाल एक्शन हुआ तो रिएक्शन तो होगा ही ना। जल्दी से जी, जल्दी से। हाँ, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप अगर ये बताइए, वोट काटने का जिस वक्त 10 तारीख को चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी डेटा देगी, उस दिन उत्तर प्रदेश का क्या चुनाव बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार को? ये बात जवाब दे दीजिए। बात चुनाव को बंद करने की क्यों हो रही है? बात ये होनी चाहिए कि चुनाव संपन्न कराए जाए, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ। जी, बड़ी बात है। जी, साक्षी जी जल्दी से, ठीक है। मैं साक्षी जी आपसे टिप्पणी चाहूंगा जल्दी से। पहले सवाल का जवाब, जो सवाल उठ रहा है, आपकी दर्शक बात नहीं सुन पाए पूरी। देखिए, अभी 2022 का ही चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे, हमने देखा किस तरीके से इनके जो बड़े नेता थे वो वहां अपने इलेक्शन में गए तक नहीं। तो मेहनत ना करने का परिणाम ही था कि हमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। तो अगर ये लोग बोलने के अलावा अगर जनता के बीच में जाए, उनके समझे और उनके बीच में बने रहे, तो शायद आंकड़े कुछ और होते, हमारे परिणाम कुछ और होता। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहने का विश्वास रखती है और उसके आधार पे कार्य सरकार का डीजल, सरकार का पेट्रोल, सरकार का सारी व्यवस्था इस्तेमाल करके बड़ी मेहनत करते हो। गजब बात है भाई, ये प्रवृत्ति तो मैंने जानी ही नहीं कभी। चलिए, विद्या गौतम जी कुल मिलाकर के चर्चा इस पर होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रत्याशियों की क्या तैयारियां हैं, राजनीतिक दलों को किस तरीके से अब जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब होना चाहिए, ना कि भस्मासुर को लेकर जैसी चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल, अभी मैं देख रही थी जिस तरह के बीजेपी और सपा में आपस में प्रवक्ताओं की बहुत भिड़ंत हो गई। तो भाई ये चुनाव है और जिस तरह से कहा जा रहा है, प्रियंका जी की बात, साक्षी जी की बातों को भी मैंने बड़े ध्यान से सुना कि ये बात सत्य है कि बीजेपी हर वक्त पे चुनाव के मोड़ में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपचुनाव आ जाए तो बीजेपी, हमको लगता है कि मेन चुनाव से भी ज्यादा अलर्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लगता है कि कुछ बाकी ना रह जाए, इसको भी खाना है, इसको भी लेना है। अब बात आती है कि हमारी मैनपुरी और रामपुर के चुनाव की। मैनपुरी चुनाव में मैं कह सकती हूँ कि समाजवादी की जो भी परंपरागत सीट रही है उस पर किस तरह का असर होगा तो चुनाव के बाद दिखेगा, लेकिन रामपुर की सीट पे आपको बड़े परिवर्तन दिखेंगे। और रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी
इस तरह से मेहनत कर रही है कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से पारदर्शिता के साथ में हम चुनाव लड़े और जनता की आवाज बनकर के सामने आए। रही बात दूसरी बात, एक सेकंड सर प्लीज। और अभी जो सर ने भी अभी कहा है और जैसे साक्षी जी को मैं सुन रही हूँ, अभी सेवाओं की स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आप प्रयागराज में देख लीजिए डेंगू किस तरह से फैला हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, लेकिन इनके सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद वही चुनाव में लगे रहेंगे, बोलते हैं हम सेवा करने के लिए आए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपने प्लाज्मा सुना था कि प्लाज्मा चढ़ाया गया और मरीज मर गया और प्लाज्मा चढ़ाने मौसमी का जूस चढ़ाया गया, यानी आपकी स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इस बात का गवाह उत्तर प्रदेश की जनता प्लाज्मा को लेकर के बात की तो आपने ये भी सुना होगा कि उप मुख्यमंत्री ने किस तरीके से जांच के भी आदेश दे दिए और जांच के आदेश दिए कि फैलाई गई थी। खैर इसका मतलब नहीं बैठे अपनी बात रखने के जल्दी से। अच्छा मुझे आगे बात करनी, मनोज जी अपनी बात रखिए जल्दी से 30 सेकंड। ठीक है, कार्रवाई कर दी। ठीक है, मैं अपने गांव के अपने मित्र दिलीप कनौजिया को अगर उप मुख्यमंत्री बना दूं, कार्रवाई वो भी कर देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो आप बना सकते हैं, जनता ने बनाया भाई। मैं बड़ी बात बता, ठीक है, रामपुर में, अरे रुक जाइए रामपुर की जल्दी से परंपरागत सीट की बात करें, मनोज जी को मौका देंगे। ठीक है, मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि वो जो आकाश सक्सेना है बीजेपी का, वो जो वहां हर वक्त कोट खेला करता है आजम साहब के खिलाफ, उसको चैलेंज है समाजवादी पार्टी का, उसकी जितनी हैसियत है लगा दे। अगर वो हमारी सीट राम, देखिए भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। अब देखिए कोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि और वो एंकर के ऊपर भी लागू होती है कि बहस नहीं होगा, भाषा का सही इस्तेमाल होगा। अब हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि गाइडलाइंस क्या, कि हमें अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना है। अब प्रवक्ता से भी मैं ये अपील करूंगा कि ऐसी कोई भी मर्यादा भाषा में रहे, और खास करके मैं अपनी डिबेट में भाषा का सही इस्तेमाल करता हूँ, नाई मेहमानों का बदसाथ करने देता हूँ मैं। जी चलिए, मैं एक बार दिलीप यशवर्धन जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, आप हैसियत जैसी बात मत करिए, जहां पर जनता के बीच जाइएगा दिखाइएगा अपनी हैसियत। मैं दिलीप जी के पास आ रहा हूँ, चुनाव पर फोकस रखते हैं, आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को टारगेट मत करिए। दिलीप यशवर्धन जी, जब लगातार कहा जा रहा है बीजेपी चुनावी मोड में रहती है 24/7, तो भाई क्यों नहीं रहेगी? भाई चुनाव तो है भाई, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, अभी निकाय चुनाव है, फिर जगह जगह पर चुनाव, उपचुनाव लेकर के देखिए। अब उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में, तो भाई 24/7 तो रहेगी। विपक्ष को क्या दिक्कत होती है? जी दिलीप जी, योगी जी हिमाचल भ्रमण करने गए, वो स्टार प्रचारक है, वहां पे जाएंगे क्योंकि अन्य राज्यों में योगी मॉडल बताया जाता है, उदाहरण दिया जाता है उनके मॉडल का। जी ठीक है, जी दिलीप जी बिल्कुल नहीं होगा भाई। अखिलेश जी के लोग में लगना चाहिए, गड्ढा मुक्ति में लगना चाहिए। डेंगू का इलाज के लिए पैसा नहीं, मौसमी का जूस चढ़ाते हैं, प्लाज्मा नहीं। ठीक है, स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की महान जनता का पैसा स्टार प्रचारकों पे खर्च किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा चुनाव में खर्च किया जाएगा, मंत्रियों की जिम्मेदारी उपचुनाव के लिए तय की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल किया है सरकार ने। कौन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल करा? दिलीप जी मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? ठीक है, दिलीप जी की आवाज को गिराया जाए, ऊपर करा जाए फेडर जी। ठीक है, साक्षी जी अब आप सुनिए जरा, राजनीतिक विश्लेषक को सुनिए जी। दूसरों को भी ठीक है, चलिए एक करके मैं मौका दे। हाँ आलोक जी देखिए, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मोड में रहती हैं और उन्हें रहना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो 24 घंटे 365 दिन चुनाव में रहती है, और वो सरकार से एक अलग पार्टी है। जो पार्टी का जो तंत्र है, वो तंत्र चुनाव के मोड में रहता है, और यही काम हर पार्टी करती है, समाजवादी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम देने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी तरह के चुनाव हो। और भारत एक ऐसा देश है जहां हर महीने किसी न किसी रूप में चुनाव आते रहते हैं। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी कितनी मुस्तैदी के साथ अपने चुनाव की तैयारी कर रही है, ये उसके लिए राजनीतिक मजबूती देती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो चुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होता है, इसके मैं भी खिलाफ होता हूं कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल चुनाव के समय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत तो सारी राजनीतिक पार्टियों ने डाली है। आप ही इस देश का कानून बनाते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के इस देश को चलाती हैं, इस देश का कानून बनाती हैं। सब लोग मिलकर के कानून पास करा लीजिए,
कि जो मंत्री होगा, इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ हो, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। भारतीय संविधान के हिसाब से जो 4 खंबे हैं, उन 4 खंबों में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो मंत्री बन जाता है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन दोनों का पार्ट होता है। जब वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है तो उसको कानूनी रूप से किसी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना ही नहीं चाहिए, वो ले ही नहीं सकता है, लेकिन शुरू से लिया जा रहा है। इस बात का ऑब्जेक्शन ये परिपाटी कांग्रेस के जमाने से ले आ रही है, इस परिपाटी को समाजवादी ने भी आगे बढ़ाया है, बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाया है, बाकी प्रदेशों में जो रीजनल पार्टी है उन्होंने बढ़ाया है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसको बहुतायत तरीके से बढ़ा रही है। चलिए, जो परिपाटी चली आ रही है उसको खत्म करने के लिए कौन सा राजनीतिक दल आज आगे आएगा? मुझे लगता है प्रियंका जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तो चलिए, मैं भी आज ब्रेकिंग चलाऊंगा कि देखिए, कांग्रेस ने इस परिपाटी को खत्म करने की एक शुरुआत की, एक अच्छी शुरुआत कर दी। प्रियंका जी, जल्दी से मैं आपका जवाब चाहूंगा इस पर, दिलीप जी के सवाल नहीं लेना चाहिए, और वो भी सरकारी खर्चे पे, और सरकारी खर्चे पे ही नहीं, जब वो चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव प्रचार में जाते हैं तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होता है, सरकारी पैसे पे जाते हैं, सरकारी समय जाता है, सरकारी अमला जाता है, सरकारी सिक्योरिटी लगती है, और वहां पर जनता की पूरी तरीके से हानि होती है, और ये पूर्णतया गैर कानूनी है। जी प्रियंका जी। जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीति को बिल्कुल चुनावी राजनीति बना दिया है, मतलब जनता के लिए कुछ करिए नहीं, बट चुनाव के समय निकल निकल कर झूठ बोलने और उसके साथ में जुमले देने की पुरानी आदत है इनकी। अब जनता समझ भी चुकी है, क्योंकि एक समय था इनके जुमलों पर लोगों ने विश्वास किया। 2 करोड़ रोजगार पे विश्वास किया, 15 लाख पे किया। इन्होंने कहा कि अमोली दिवाली सिलेंडर मुफ्त देंगे, उस पर भी विश्वास किया। इन्होंने कहा हम गंगा की सफाई कर देंगे, उस पर भी विश्वास किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जीएसटी लाएंगे, और फिर हम नोटबंदी लाए और धन जो है काला धन वापस लाएंगे, और नीरव मोदी और यहाँ वहाँ से सबको लेकर आएंगे। पर आप देखिए कि सब जुमला था। जनता एक के बाद धोखा देते रहे ये जनता को, और उसके बाद ये कितने गर्व से कहते हैं कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। अरे कौन सी गंगा बहा रहे हैं? बेरोजगारी का स्तर कहाँ पहुंच गया, महंगाई का स्तर कहाँ पहुंच गया। आज भी देखिए आप, गाँव में बेहद बेरोजगारी है, और उसके बाद महंगाई, छोटी छोटी चीजें महंगी हो चुकी है। गैस का सिलेंडर जो 415 रुपए का था, हम 1100-1200 रुपए का खरीद रहे हैं, और आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आप महिला की सुरक्षा की बात कर लीजिए कि क्या हालत बना दी है। देश में 87 रेप हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, और रिकॉर्ड बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे? इस झूठ की राजनीति पे आप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। चलिए, इस झूठ का सच का जवाब देने के लिए साक्षी जी ने हाथ खड़ा किया है। भारत जोड़ो यात्रा, झूठ सच की क्लास में जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। चलिए, एक महिला का सवाल, दूसरी महिला जवाब देगी, दोनों एक फ्रेम में लाया जाए। जी देखिए प्रियंका जी, जब आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हैं, तो आपको राजस्थान पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी देखते हैं कि पहले के मुकाबले कितने कम हुए हैं। मैडम, कन्नौज की बच्ची नहीं दिखी आपको? जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, हरदोई और गोंडा नहीं दिखता निकलेंगी, बनारस जाएंगी, आपको लखनऊ नहीं दिखता। अभी 3 दिन पहले एक बच्ची की हत्या कर दी गई। गंगा लखनऊ में नहीं उसके बाद, अरे मैडम, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उस पर कि उसका पैसा जो है कहाँ जा रहा है सबको पता है। जो आपकी रोड बन रही है, जो हाईवे बन रहे हैं, वो 5-5 दिन में इनॉग्रेशन के बाद ढह जा रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार चल रहा है, और इतना ज्यादा चल रहा है कि उसका साफ साफ सामने आ रहा है कि अभी मोराबी में जो केस हुआ उसको लेकर आप देखिए, और उसके बाद की स्थिति देखिए कि वो केस हो जाता है, वहां पर अस्पताल में रंग रोगन चल रहा है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री जी विजिट करने वाले थे। तो ये है आपकी राजनीति। उसमें भी 3 कपड़े बदल लिए आपने, उसमें भी रेड कार्पेट। चलिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो स्वास्थ्य सुविधा, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दे हमेशा बने रहेंगे, चाहे चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, या फिर कोई भी सरकार हो। लेकिन आज हम उपचुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं सीधे मनोज जी के पास की तो बात ही मत करिए इनसे। कितनी महिलाओं को टिकट देंगे, इनसे पूछिए। ठीक है, वो आपने भी देखा था टिकट बंटवारे को लेकर के किस तरीके से आप लोगों ने प्रत्याशियों को रुला तक दिया था, उनको पाला बदलना पड़ा फिर पार्टियों का, फिर उस वही कांग्रेस सब सवाल पूछ रही है क्या? लेकिन मैं अब चुनाव को लेकर के फिर कह रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के इस बीच जब हम उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इसमें शिवपाल यादव ने किस तरीके से साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो भी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी मैं संभालूंगा। तो ये सवाल कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। और अगर मैं इससे
इसकी दूरदर्शिता को समझूं अगर तो। नहीं, राजनीति में कल क्या होगा ये किसी को नहीं हाँ, पता। ये इस बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पैनल में बैठे सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं। हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी कल उनको मिल जाए तो वो उसके निभाएंगे, लेकिन जो हमारा चुनाव है, उपचुनाव, चाहे वो रामपुर का हो चाहे मैनपुरी का, उसको लेके समाजवादी पार्टी में, परिवार के किसी सदस्य के मन में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। जो प्रत्याशी लड़ेगा उसको पूरी ताकत के साथ, चाहे वो रामपुर की आजम साहब की सीट हो, चाहे वो मैनपुरी की आदरणीय नेताजी की सीट रही, उन सारी चीजों पे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से निश्चित है, उस पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी को बेचैनी इस बात की है कि बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी का 37.5% का जो वोट बैंक है वो किसी तरीके से, ये टीवी पे आते ही देखे बीजेपी के लोग शुरू कर देते हैं कि अखिलेश जी संभाल नहीं पा रहे हैं, अखिलेश जी ये नहीं कर पा रहे। 37.5% वोट समाजवादी पार्टी को समाजवादी के इतिहास में कभी नहीं मिला, जब से समाजवादी पार्टी का 1992 में स्थापना हुई तब से नहीं मिला। और वो अलग बात है कि हम 75 सीटें बहुत बारीकी से हार गए, 140 वोट से लेके 5000 वोट के अंदर हराए गए। उसको मैं तो ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी भी जांच होगी आने वाले समय में। मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी से कह देना चाहता हूं, आप 365 दिन काम करो, आप 24 घंटे काम करो, आप निराजली व्रत रख के काम करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस जनता को अगर 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त के लिए कहा है तो उसमें किसी तरीके की हीली हलावली नहीं होनी चाहिए। न समाजवादी पार्टी सड़कों पे 1 सेकंड नहीं लगाएगी निकलने में। चलिए, ये बीजेपी के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी बीजेपी को है। और जिस तरीके से डेंगू की बात इस डिबेट में आई आलोक जी, डेंगू से उत्तर प्रदेश में और पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। अस्पताल और बेड नहीं है। ऐसी कौन सी 24 घंटे और 365 दिन का काम करती है कि अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं करा सकती? सेम। चलिए, ये सवाल ऐसे हैं जो आम जन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हमेशा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर लापरवाही कहां पर नजर आ रही, किन किन अफसरों पर अब घास गिरना चाहिए, यह भी एक बड़ा विषय, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन विद्या गौतम जी, जिस तरीके से लगातार काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की बात करी जा रही, सबका विश्वास की बात की जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से कुछ चीजें हैं, जो कुछ लूप होल्स हैं, जो कहीं ना कहीं जिन पर अभी मंथन करना बेहद जरूरी है इन हालातों में, इन परिस्थितियों में। मैं आलोक साहब सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि भाजपा की सरकार इसी बार तो बनी नहीं है, इसके पहले भी हम ये 5 साल रहे हैं और इसके बाद भी ये दूसरी बार सरकार जनता ने मौका दिया। आखिर इन 7 सालों, मेरे ख्याल से 6 या 7 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके, 6 सालों में अभी तक क्या सरकार अगर समाज की सेवा कर रही है, उत्तर प्रदेश की सेवा कर रही है और चुनावी मोड में नहीं रहती, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि वो चुनावी मोड में रहते हैं, सेवा कर रही है, तो इनके जो स्वास्थ्य महकमे हैं, जो भ्रष्टाचार वाले तमाम ऐसे महकमे जिनके कई उजागर हुए, जैसे आपने सामने अभी उठाया उंगली की, भाई आप गड्ढा मुक्त अगर नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही। क्या इनके शासन प्रशासन के इनके अंदर डर नहीं है? जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी ऐसी नौकरियां जिनके नाम से ठगी हो रही लोगों के साथ में, बेरोजगार, एक तो युवा बेरोजगारी से मर रहा है, ऊपर से स्वास्थ्य सेवाएं। अच्छा, ये बताइए विद्या गौतम जी, आप लोग यहाँ पर डिबेट में आती है, ये तब ये सब सवाल खूब एकदम से नैतिकता जाग जाती है। अगर ट्वीट को करें आपकी पार्टी की तरफ से, ट्वीट किन विषयों पे होते हैं? ट्वीट मदरसों को लेकर के होते हैं, किस तरीके से? नहीं, तो मदरसा आपको मुद्दा नहीं लगता साहब? आपने मदरसा आपको मुद्दा नहीं लगता? मुद्दा है, लेकिन अगर प्राथमिकता के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मदरसा प्राथमिकता है या स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता है? आप खुद निर्धारित कीजिए और बताइए दर्शकों को, आपका कितना जाएंगे तो आपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बताइए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी हमारी पार्टी मुद्दा उठाती, बेरोजगारी को लेकर के आपको सिर्फ हमारे मुद्दे वही दिखे जो मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ये सिर्फ उसके लिए उठाए गए, मुस्लिम के लिए। ऐसा नहीं है, हर मुद्दे पे, हर बात पे हमारी माननीय बहन जी मुद्दा उठाती है। और रही बात की जमीन पे नहीं जाते, मैं हर बार आकर के कहती हूँ, कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना होती, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर बात कहते हैं कि कोई भी घटना दुर्घटना होती क्यों है, जो भाजपा आज कह रही है हम जनता की सेवा कर रहे हैं, अगर आप जनता की सेवा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो आपके प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं और डकैती की घटनाएं और दुनिया भर का जो क्राइम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो क्यों हो रहा है, इस बात का सवाल हम करते हैं। और आप राष्ट्रीय मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि आपको मौका जनता ने दिया और पूरा मौका दिया, टूटा फूटा मौका नहीं दिया कि आपने जोड़ गांठ की सरकार बनाई हो, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आपको सेवा करने का मौका मिला है। और आपने कैसी सेवा कर रहे हैं कि आज स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह से हो रही, बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं,
सरकारी नौकरियों की कोई भर्ती नहीं निकल रही है। ये हमारी नैतिकता नहीं जाग रही, हमारा सवाल करने का हक है और हम सवाल को करते रहेंगे, जनता के बीच में भी करेंगे और मीडिया में भी करेंगे, जनप्रतिनिधि के तौर पर उठाते भी रहेंगे। साक्षी जी, सीधे सवाल का सीधा सा यही जवाब मेरा जल्दी सवाल। जी। सवाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जवाब भी सुन लिया करें, बीच में ना बोला करें। चलिए, अभी इन्होंने ठीक है, बेरोजगारी का आप सवाल जल्दी से उठाया। बस साक्षी जी को सुनेंगे। चलिए देखिए, अगली दूसरी आवाज, बात- अगला जवाब साक्षी जी का। जी मेरे इन बोलिए। सवालों की हाँ, ठीक है, मेरे इन सुनिए, सवालों अब के साक्षी जवाब को साक्षी सुनने जी तो को देने सारे पड़ेंगे। सवालों की जड़ी लगा दी जल्दी से। बिल्कुल। जी साक्षी जी। देखिए, दूसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। वो इसीलिए दिया, जनता ने मौका दिया क्योंकि उन्होंने एक अंतर देखा, एक बदलाव समाज में देखा। अब ये बेरोजगारी की बात करी तो क्या पिछले हमने 2012 से 17 के बीच में जितनी सरकारी नौकरी दी गई थी उससे डबल 10 दिन में होने लगा क्या? और वो 15 लाख कहाँ गए? वो 2 करोड़ मौका नहीं मिल पाएगा सबको। जी देखिए मनोज जी, अभी जो चुनाव हो रहा है ना नागपुर में, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जवान पे अरे आप चुनाव माला रखो, समाजवादी पार्टी चलिए सुनेंगे जल्दी से साक्षी जी को बात पूरी थोड़ा करनी सुन है। लीजिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। सुन लीजिए भाई, मैं भी कह रहा हूँ, देखिए साक्षी जी भी कह रहे हैं। मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी सुनेंगे। चलिए साक्षी जी आप बोलिए, बेबाक आपकी आवाज जा रही है जनता तक। जी देखिए, ये डिबेट हो रहा है, दोनों तरफ की बात आनी चाहिए। भाषा मैं एंकर हूं, मैं डिबेट कंडक्ट करा रहा हूं। मेरा सवाल साक्षी जी से। साक्षी जी आप जवाब दीजिए, जनता आपका जवाब सुन रही है। देखिए, जब बेरोजगारी की अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी 2012 से 17 के बीच में मात्र 2.5 लाख सरकारी नौकरी निकाली गई थी और 17 से 22 के बीच में 5.5 लाख सरकारी नौकरी निकाली गई थी। तो लगातार हर पहलू पे सरकार काम कर रही है। पहले आप अगर सरकार काम कर रही है साक्षी जी, तो लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं बेरोजगारी के आलम में? MA BA पास के लोग और MBA करे हुए लोग जाकर के ठेला लगा रहे हैं और पकोड़ा तलने की बात करी जा रही है। क्यों करी जा रही है? अगर आपने लोगों को रोजगार दिया है तो उस रोजगार का सवाल भी हम कर रहे हैं ना कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए आपके? वो स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार आपको पहली बार थोड़ी मौका मिला है, इसके पहले भी आपको 5 साल मौका मिला है सर, इसके पहले भी आपको मौका मिला है, आपको पहली बार मौका थोड़ी ना मिला है। साक्षी जी मुझे सवाल का जवाब चाहिए। वो 15 लाख कहाँ गए जनता के? वो उसका जवाब चाहिए हमको। करती है कि बीजेपी की सरकार स्वच्छ पत्र जारी करे कि उसने 5.5 लाख नौकरियां दी हैं। बिल्कुल, उसका जनता हम लोग सवाल कर रहे हैं, हमें पता है, हम सवाल करने का हक रखते हैं आपसे। जब जो दिल कर जाएगा वही बोल देंगे। आपके यहाँ कोई भ्रष्टाचार होता है तो आप निकाल देते हैं, बस उसके बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की नहीं जाती है। नेपाल इनका जो है बेचारा वो नेपाल भाग रहा था। सरकार से सवाल करेंगे क्योंकि आप नेपाल जो है जिसको नौकरी दी थी वो बता रहा है साक्षी जी नेपाल भाग गया। आपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट करके उन्हें पूरा डिटेल दिया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां जब आप जनता के बीच में जाते हैं। अरे उस लेखपाल की बात करिए ना, उस लेखपाल को जिसको आपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से धन्यवाद किया और उसके बाद उस बेचारे को नेपाल भागना पड़ा था। वो याद है ना इंसिडेंट आपको? जनता के सवालों के जवाब नहीं होते हैं, लेखपाल की नौकरी और जब आपके पास में ये बात आती है, हम सवाल करते हैं तो कहते हैं जब चुनाव बेचारे जनता के बीच में जाते हैं। 4 साल की नौकरी है। सुनना नहीं चाहते हैं। अरे हम सुनना चाहते हैं, सवाल कर रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब दीजिए आप। जनता के बीच में जाके पार्टी जनता के बीच में जाते हैं, हमारे सवाल का जवाब दीजिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। हमारे को नौकरियां मिली, जवाब दीजिए। आपके विभाग में कितनी नौकरियां लगी हैं उसका जवाब दीजिए आप मुझे। बोली जा रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं। बाबा क्या चर्चा चल रही है? देखिए सब लोग आपस में अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहा है, कोई युवाओं की बेरोजगारी की बात कर रहा है, हम रामपुर को लेकर कोई बात कर रहा है किस तरीके से उपचुनाव को लेकर। लेकिन जब बात विकास की आती है, दिलीप जी, इस पूरी कवायद के बीच मेरा सवाल एक आपसे, नेता कहते हैं विकास की गंगा बहा दी और जनता कहती है विकास को ही गंगा में बहा दिया। हकीकत आपसे जानना चाहेंगे। आलोक जी, दोनों ही बातें सही हैं। ना तो विकास की गंगा बही है और ना गंगा विकास में बहा है। थोड़ा थोड़ा काम हर राजनीतिक पार्टी ने किया है। मैं ये कहता हूं कि इस देश में जितना भी डेवलपमेंट है उसका सेहरा किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं जाएगा, सारी राजनीतिक पार्टियों को जाएगा। और जितनी कमियां हैं उसका सेहरा भी इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के सर पे बंधेगा। लेकिन अफसोस ये है कि डेवलपमेंट का क्रेडिट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन नाकामियों को या कमियों को कोई अपने चेहरे पे अपने कंधे पे लेना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी भी 100 काम गिना देगी कि हमने अच्छा किया, लेकिन जो खराबियां दिख रही हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, जो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके लिए आप भारतीय जनता पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी हाँ ये हमारी कमियां हैं।
कमियां हैं। देखिए, विकास बहुत सारा, मैं कहता हूं कि बहुत सारा टाइम बाउंड डेवलपमेंट होता है। वो टाइम बाउंड डेवलपमेंट होता ही होता है, उसका सेहरा किसी पार्टी को नहीं जाता है, उसका क्रेडिट कोई पार्टी नहीं ले सकती है। कुछ काम रूटीन वे में होते हैं जो सरकारें करती हैं, सरकारें नहीं करती हैं बल्कि सरकारी मशीनरी करती है। जो व्यक्ति, राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती हैं, वो उसका सेहरा अपने सर पे बांध लेती है। बिल्कुल, यानी कि तो मशीनरी तो करती है, उस मशीनरी को दुरुस्त कराने के लिए फोकस कहीं ना कहीं इस पर होना चाहिए। समय बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं प्रियंका जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, उस मशीनरी को, उस सिस्टम को दुरुस्त करने पर फोकस होना चाहिए। सत्ता पक्ष तमाम सारी योजनाएं लाता है, उन योजनाओं में क्या कुछ कमियां, ये विपक्ष की भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है। और जब विपक्ष की जिम्मेदारी की मैं बात करता हूं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन कर रही? प्रियंका जी, बहुत बेबाकी से सवाल का जवाब चाहूंगा। आलोक जी, जिस तरह से देखिए, विपक्ष की भूमिका में अगर आज कोई है तो वो मात्र कांग्रेस पार्टी है और नेता राहुल गांधी जी हैं। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने बागडोर संभाली इस देश में, जो है, जो जातिवाद है, जो धर्म है, जो ऊंच नीच है, जो गरीबी अमीरी है, उन सारी जितने भी दूरियां बढ़ चुकी हैं, उन सारी दूरियों को कम करने की एक कोशिश है, एक मुहिम है। और मैं समझती हूँ कि जनता भी इसे सराह रही है। जनता को भी समझ में आ रहा है कि राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि झूठे वादे आपसे कर दिए जाएं और सिर्फ अपने फायदे के काम किए जाएं, सिर्फ चार बिजनेसमैन को जो है सारी चीजें उठाकर सौंप दी जाए। तो ये जनता को समझ में आ रहा है कि कौन उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन एक ऐसा नेता है जिसका भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है और अब बहुजन लोगों की परेशानियां समझ रहा है। तरफ से फिलहाल एक टिप्पणी चाहूंगा फाइनल कमेंट के तौर पर। प्रियंका जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नो डाउट राहुल जी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश को अब क्यों भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस को जरूरत पड़ गई? सबसे पहले जब देश आजाद हुआ था तो सालों वर्षों तक देश तो कांग्रेस के पास था, देश तो कांग्रेस के पास था ना। तो सवाल इस बात का कि आखिर आप क्यों भारत जोड़ो यात्रा की? खुद आप अपनी पार्टी को, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी पार्टी, मेरी पार्टी तो काम कर ही रही है, हमारी पार्टी तो काम कर रही है। रही बात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, हम उत्तर प्रदेश के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रियंका जी, सवाल मेरा आपसे नहीं है, ये सवाल मेरा आपसे सिर्फ नहीं था, ये आपसे सिर्फ सवाल नहीं था, आपको मैंने बताया कि आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा तो केंद्र में और राज्य में करती किसके लिए, ये तो बताइए। आप हाथरस में केस हो जाता है, आप जाती नहीं है। बिल्कुल, हम हाथरस के केस में भी गए, हम हर तरह के केस में। राजस्थान पे आप जरा सा काम कर लीजिए, राजस्थान में किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है। मैं आपकी सिर्फ इस बात का जवाब दे रही कि कांग्रेस को इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा क्यों करनी पड़ रही है? जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर, सब काय के नाम पर। आप तो देश में सबसे ज्यादा राज कर रहे हैं, आपकी तो सरकारें नहीं है, आपने देश को संभाला होता तो आज भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं करते जनता भी अच्छी तरह समझती है। आप जिस तरीके से पार्टी अपनी योजना गिना रही है, एक मनोज जी आपसे भी कुल मिलाकर फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के आज की डिबेट को लेकर के जब क्लिच कैसे साधेंगे, क्योंकि परिवार और पार्टी दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। मैनपुरी और रामपुर में जिस तरीके से उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर, एक फाइनल कमेंट आपसे। मेरा सौभाग्य रहा कि आदरणीय नेताजी को मैंने साक्षात अपने सामने सुना, और कई बार एक बात जो सुनी रिपीटेड, वो ये बात थी कि वो समाजवादी पार्टी को कभी बूढ़ा नहीं देखना चाहते थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में समाजवादी पार्टी मजबूत है। हाँ, क्योंकि हम जिस वक्त, जिस दौर में हैं, जिस दौर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दौर इस देश की राजनीति का सबसे कठिन दौर है। वो इसलिए कि आप बेशर्मी, बेरहमी और भ्रष्टाचार से पूरे सिस्टम को निगल लेने वाली प्रवृत्ति के साथ लड़ रहे हैं। संस्थाओं को तोड़ के, संस्थाओं पे पूरी तरीके से गुलामियत का कोड़ा बरसा के, अगर ये नहीं करोगे तो ये कर दिया जाएगा वाली प्रवृत्ति से चुनाव लड़ा है। तो मैं अपने शब्दों के हिसाब से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से कह रहा हूं, अखिलेश जी के हाथों में समाजवादी पार्टी सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश का जनमानस आदरणीय अखिलेश यादव जी के इन हाथों को और मजबूत करेगा। समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन आगे मजबूती की राह पे आएगी। सामने चाहे भाजपा हो, सामने चाहे कोई दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो, उससे समाजवादी पार्टी हो, उसका कार्यकर्ता पूरी मजबूती से लड़ने का काम करेगा, क्योंकि हम संघर्ष की कोख से जन्मे राजनीतिक दल हैं। हमने षड्यंत्र, हमने गुलामी, हमने अपने देश के साथ गद्दारी करके राजनीतिक दल और संगठन नहीं बनाया। साक्षी जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा जरा कि किस तरीके से अब उन्होंने तमाम सारी चुनौतियां दे दी, उन्होंने देश को लेकर के अब बात की है, लेकिन फिलहाल
पार्टी को किस तरीके से अब आगे बढ़ाना है और 2 सीटें जो है उपचुनाव की उनको जीतना है, आपका क्या कुछ प्लान रहेगा इन तमाम सारी चुनौतियों के सबका बीच? साथ सबका विकास का जो हमारा मूल मंत्र है, हम उसी पे कार्य कर रहे हैं और अभी से नहीं 2014 से लगातार कर रहे हैं, उसी पे आगे भी करेंगे। और उसका जो जनता भी उसे पसंद कर रही है, जनता को भी उस पर विश्वास है, उसी आधार पे वो लगातार हमें जिता रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ही जनता चुनेगी और विकास की राह को और मजबूती प्रदान करेगी। हिमाचल गुजरात जीत लो पहले जी दिलीप यशवर्धन जी, दोनों पे जीतेंगे, वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप थोड़ा सा अपना राजकीय पार्टी से आगे बढ़िए, दूसरे राज्य दूसरे मौसम ठंडा ज्यादा है, ईवीएम काम नहीं करेगी। ठंडा हो जाए, हाँ, इसीलिए मैंने भी कहा। कैसा भी हो, हम मेहनत करते हैं, देखिए विश्वास कोर्ट रखते हैं, पहन के EVM भेजिएगा का बीजेपी के कितना 24 आपको घंटा 365 दिन वालों देखिए, को। ईवीएम का उत्तर प्रदेश के कितने मंत्री जाएंगे, हिमाचल प्रदेश बता इलेक्शन का दीजिए। जब रिजल्ट आएगा, ईवीएम का रोना तब रोइएगा, अभी से मत रोना शुरू वो तो करिए। आडवाणी जी ने रोया था सबसे पहले, तभी उनको दर्द हुआ था। अरे भाई, पहले हाई इस बात ईवीएम को हाई रोने से ईवीएम बचाइए। यूपीए की आप 10 साल बात काल करना ईवीएम देते पे हैं। रोना शुरू किया आप था। पहले देखिए, परिवार संभालिए, प्रदेश बाद में संभालने की सोचिएगा। यू जनता हेट की है यू और हेट सही फैमिली, हाथों बीजेपी में हेट है और- फैमिली, यू हेट फैमिली, बीजेपी हेट फैमिली। आप कर अरे सकते हो, हम भाई, परिवार से we नफरत hate नहीं anyone, करते। we don't परिवार hate इस देश की anyone, सबसे बड़ी नहीं, ताकत है, मजहब और प्रथम धर्म इकाई है का परिवार इस देश को जोड़ने वाली। आप नफरत कर सकते हैं परिवार से, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप परिवार मुक्त रहिए। हाँ, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप परिवार मुक्त रहिए। आप भी मोदी जी की तरह परिवार छोड़ दीजिए, परिवार से इतर रहिए, अलग रहिए। अगर परिवार से नफरत है तो परिवार से अलग रहिए। We are not hate our family because family is the first इकाई आपका इंडिया। समझ गए नहीं समझे? और कुछ बोलो तो समझ में आएगा। चुनाव हुआ है, उसमें हमें I love my family, जनता हमें चुनेगी। I love my party। हम परिवार से नफरत नहीं करते, क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं। जिन पे कोई नहीं उसको नफरत होगा परिवार से। आपके यहाँ वैसे चलिए, बहुत सारे ऐसे अगर आप जिनको प्यार कोई करते नहीं। तो आपको जताने की क्या यहाँ पर जरूरत बताना है? पड़ेगा। प्यार तो खुद ब खुद नजर परिवार आता है। संभाल रहे, जी, परिवार जी, संभाल रहे। आप दूसरे का जी। परिवार संभाल रही है क्या? जी। कि आपकी बीजेपी दूसरे का परिवार चलिए संभाल रही है? दिलीप जी, कुल मिलाकर के पार्टी भी हमारा परिवार है। कहानी जी, मत बताइए, दिलीप मैं जी, एक एक बात फाइनल कह दूंगा कि आपको कमेंट संसार होना आपका पड़ेगा अभी। रामपुर में कैसे बचेगी सपा की विरासत और आजम की सियासत वैसे अटल जी कौन भी संभालेगा? दूसरे परिवार एक संभाल रहे थे। आपसे ये टिप्पणी में चाहूंगा, देखिए कितनी प्यार भरी बातें तो आज की बहुत हो गई। देखिए, आजम की सियासत तो नहीं बचेगी। अब समाजवादी पार्टी को अपनी सियासत वहां बचानी है, क्योंकि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़ के ही राजनीति करी है। तो अब आजम की सियासत तो लगभग डूब चुकी है वहां पर। हाँ, समाजवादी पार्टी की साख जरूर है और समाजवादी पार्टी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रामपुर में अपनी साख बचा ले। मैनपुरी तो बचेगी, उसमें कोई शक शुबा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। मनोज जी आपका भी, विद्या गौतम जी आपका भी, प्रियंका गुप्ता जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी और साक्षी दिवाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव को लेकर के आज चर्चा की, तमाम सारे सुझाव आए, तमाम सारी प्रशंसाएं भी आई, उस बीच कुछ आलोचनाएं भी हुई, कुछ जो डिबेट थी वो थोड़ी देर के लिए हॉट भी हुई। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच 8 दिसंबर को अब फैसला होगा, देखना होगा 8 दिसंबर को, इंतजार करना होगा। नमस्कार।